नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 15 अप्रैल, दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार विधानसभा में 69 पदों के लिए इस दिन निकलेगी वैकेंसी। आज से बिहार में जाति जनगणना के दूसरे चरण की हुई शुरुआत। सीएम नीतीश ने शिक्षकों और विकास मंत्रों को लेकर किया बड़ा ऐलान। सभी दिव्यांग बच्चों को मिलेगी सरकारी योजनाओं का लाभ। आज है आईपीएल का डबल हेडर। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार विधानसभा में 69 पदों के लिए इस दिन निकलेगी वैकेंसी। बिहार विधानसभा सचिवालय के द्वारा सुरक्षा प्रहरी के कुल 69 पदों पर भर्ती करने के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इसके लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से 12वीं पास होना अनिवार्य है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 25 अप्रैल 2023 से शुरू होकर आवेदन की अंतिम तिथि 16 मई 2023 तक निर्धारित की गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन करने के लिए बिहार विधानसभा की आधिकारिक वेबसाइट www.vidhansabha.bih.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आज से बिहार में जाति जनगणना के दूसरे चरण की हुई शुरुआत। आज से यानी कि 15 अप्रैल से बिहार में जाति जनगणना के दूसरे चरण की शुरुआत होगी। बता दें कि इस दौरान गणना में सभी प्रगणक अपने अपने निर्धारित गणना ब्लॉक में डोर टू डोर जाएंगे और घर के दरवाजे पर जाकर परिवारों के सदस्यों को जाति आधारित गणना के बारे में पूरी जानकारी देंगे। इसके उपरांत जनगणना कर्मी मोबाइल ऐप के माध्यम से तथा विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए फॉर्मेट पर परिवार के सदस्यों द्वारा दी गई जानकारी की एंट्री करेंगे। बता दें कि आज से शुरू होने वाली गणना में गणना कर्मी के द्वारा 17 बिंदुओं पर परिवारों से जानकारी ली जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दूसरे चरण के कार्य को मोबाइल ऐप, गणना प्रपत्रों व पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। वहीं जाति गणना के सुचारू संचालन के लिए 11 कोषांग का भी गठन किया गया है। मालूम हो कि गणना के दौरान जिस घर में ताला लटका होगा वहां की गणना वीडियो कॉल के माध्यम से की जाएगी। वहीं प्रगणक वहां 2 से 3 बार जाएंगे और अगर बार बार घर बंद पाया जाता है तो उस स्थिति में पड़ोसी से संबंधित परिवार के सदस्य का मोबाइल नंबर लेकर प्रगणक वीडियो कॉल कर सारी जानकारी प्रपत्र में भरकर पड़ोसी से हस्ताक्षर करवा लेंगे। वहीं अगर मोबाइल नंबर उपलब्ध नहीं हो पाता है तो उस घर की गणना नहीं हो पाएगी। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे अहम शर्मा के बारे में। अहम शर्मा एक भारतीय अभिनेता है। यह भारतीय टेलीविजन में अपने काम के लिए सबसे ज्यादा जाने वाले में से हैं। इन्होंने 1962 माई कंट्री लैंड सहित कई बॉलीवुड फिल्मों में अभिनय किया है, जिसका प्रीमियर 69वें कान फिल्म समारोह के मार्चे डू फिल्म में किया गया था। बता दें कि अहम की सबसे पहचानने योग्य टीवी भूमिकाओं में महाभारत में कर्ण, ब्रह्म राक्षस में ऋषभ श्रीवास्तव और विक्रम बेताल की रहस्य गाथा में विक्रमादित्य शामिल है। इन्होंने हिंदी टेलीविजन में अपने अभिनय करियर की शुरुआत 2008 में की। 2009 में शर्मा ने अपनी पहली फिल्म सस्पेंस क्राइम थ्रिलर ब्लू ऑरेंजेस की रिलीज के साथ हिंदी सिनेमा की शुरुआत की। 2014 में शर्मा को ब्रिटिश साप्ताहिक समाचार पत्र ईस्टर्न आई द्वारा द वर्ल्ड में 50 सेक्सिएस्ट एशियन मेन के 11वें संस्करण में 26वां स्थान दिया गया था। 2014 में इन्होंने महाभारत में सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का किरदार निभाने के लिए इंडियन टेली अवार्ड से सम्मानित किया गया था। शिक्षा विभाग ने मांगी सभी जिलों से शिक्षक के रिक्त पदों की सूची। राज्य भर में होने वाले शिक्षक नियोजन को लेकर नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा विभाग के द्वारा आदेश जारी कर राज्य के सभी जिलों से सेकेंडरी और +2 स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों की सूची उपलब्ध कराने को कहा गया है। बता दें कि इसके लिए माध्यमिक शिक्षा के निदेशक संजय कुमार के द्वारा राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र भी जारी कर दिया गया है। मालूम हो कि सूची को जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा 20 अप्रैल तक जमा करना है। इसके साथ ही जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा विभाग को यह भी जानकारी देनी है कि विद्यालय में विषयवार तरीके से कितने शिक्षक कार्यरत है। बता दें कि जारी किए गए आदेश पत्र के मुताबिक यह भी स्पष्ट है कि जिस भी पद के संदर्भ में न्यायालय अथवा राज्य अपीलीय प्राधिकार या जिला अपीलीय प्राधिकार के समक्ष कोई बड़ा या शिकायत लंबित हो तो उसकी सूचना भी अवश्य उपलब्ध करवाई जाए। अब पटना एयरपोर्ट पर कुहासे में भी उतर सकेंगे विमान। बिहार की राजधानी पटना के एयरपोर्ट पर अब विमान को ठंड के मौसम में लगने वाले कुहासे में भी उतरने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। दरअसल बीते दिन से पटना एयरपोर्ट पर कैट 1 अप्रोच लाइट लगाने की शुरुआत कर दी गई है। बता दें कि इस लाइट के लग जाने से विमान की लैंडिंग आसान हो जाएगी और साथ ही विमान को डाइवर्ट भी नहीं किया जाएगा। बता दें कि इसको लेकर पटना एयरपोर्ट के निदेशक अंचल प्रकाश के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यह निर्णय यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए लिया गया है। उन्होंने बताया कि पटना एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था, पानी की व्यवस्था से लेकर टैक्सी
संचालन तक को भी बेहतर किया जाएगा ताकि पटना एयरपोर्ट का ठीक ढंग से परिचालन हो सके और इसके लिए हम सभी प्रयासरत भी है। बता दें कि पटना एयरपोर्ट के आसपास के उन पेड़ों की भी छटाई की जाएगी जो बड़े हैं। बरसात से पहले 68 ग्रामीण सड़कें होंगी चकाचक। कुछ दिनों में बारिश का मौसम भी आने वाला है। ऐसे में बारिश के मौसम की शुरुआत होने से पहले राज्य के 16 जिलों के 68 ग्रामीण सड़कों को चकाचक कर दिया जाएगा और साथ ही अगले 5 सालों तक यातायात के लायक सुगम भी बना दिया जाएगा। बता दें कि इसके लिए राज्य सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा टेंडर भी जारी कर दिया गया है। मालूम हो कि इन सड़कों को चकाचक करने के लिए ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा 8,000 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। बता दें कि इसके लिए निविदा का काम 15 मई तक होना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिन 16 जिलों के 68 ग्रामीण सड़कों को चकाचक किया जाएगा उनमें सारण, गया, कैमूर, नवादा, सासाराम, बांका, मुंगेर, पटना, नालंदा, बेगूसराय, सीतामढ़ी, मधुबनी, खगड़िया, अररिया, मधेपुरा और समस्तीपुर के नाम शामिल हैं। सीएम नीतीश ने शिक्षकों और विकास मित्रों को लेकर किया बड़ा ऐलान। बीते दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर जेडीयू कार्यालय में आयोजित हुए समारोह में एक बड़ा ऐलान किया गया। बता दें कि सीएम नीतीश के द्वारा यह साफ तौर पर कहा गया कि राज्य में जो भी नियोजित शिक्षक अभी अपनी सेवा दे रहे हैं, हमें भी उनकी चिंता है, इसलिए उन शिक्षकों की आमदनी बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि अब वे शिक्षक बस मन लगाकर बच्चों को पढ़ाते रहे, लेकिन एक बार फिर से यह साफ कर दिया गया है कि अब राज्य में सिर्फ और सिर्फ सरकारी टीचरों की बहाली होगी, कोई भी नियोजित शिक्षक नहीं होंगे। सीएम नीतीश ने कहा कि इसी साल 2 लाख से अधिक पदों पर बहाली होगी। इसके साथ ही अब विकास मित्रों की भी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा उन्हें जल्द ही मिलना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही अब विकास मित्रों की भी आमदनी की बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा उन्हें जल्द ही मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा तालमी मरकज और टोला सेवक के भी वेतन में वृद्धि होगी। संजय मिश्रा और विवाह शाह की फिल्म का पोस्टर हुआ जारी। इन दिनों बॉलीवुड में उत्तर भारत विशेषकर पूर्वांचल की कहानियों पर बनी फिल्म खूब पसंद की जाती है। बता दें कि अब एक और ऐसी ही फिल्म बहुत जल्द ही रिलीज होने वाली है। दरअसल विवाह शाह और संजय मिश्रा की स्टारर नालंदा जिले के बिहार शरीफ के युवा लेखक की कहानी पर आधारित फिल्म कोर्ट का पोस्टर सोशल मीडिया पर रिलीज कर दिया गया है। वहीं यह फिल्म भी बहुत जल्द ही रिलीज होने वाली है। बता दें कि इस फिल्म के रिलीज होने की तारीख 26 मई 2023 निर्धारित की गई है। वहीं अगर इस फिल्म की कहानी की बात करें तो यह फिल्म एक छोटे से गाँव के लड़के माधव का है, जो लेकिन सपने देखने वाला लड़का है। बता दें कि यह फिल्म इसी लड़के पर और इसके सपने के ऊपर बना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस फिल्म में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी नजर आएंगे, लेकिन वे इस फिल्म में अतिथि भूमिका में नजर आएंगे। भूकंप के झटके का अध्ययन करने के लिए लगेंगे सेंसर और यंत्र। राज्य में भूकंप के हल्के झटके को महसूस किया जा सके, इसके लिए सेंसर और यंत्र लगाए जाएंगे। बता दें कि यह सेंसर और यंत्र बिहार के 10 जिलों में लगाए जाएंगे, जिसके रिसीविंग स्टेशन का निर्माण पटना साइंस कॉलेज के परिसर में किया गया है। मालूम हो कि सेंसर और यंत्र को लगाने के लिए इसके ग्लोबल टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मालूम हो कि बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा यंत्र खरीदने के बाद इसे धरती की सतह के नीचे स्थापित किया जाएगा। इसके लिए इन 10 जिलों में रिकॉर्डिंग स्टेशन का भी निर्माण किया जा रहा है, जिन्हें बिहार भूकंपीय दूरमापी तंत्र से जोड़ा जाएगा। बता दें कि जिन 10 जिलों में सेंसर और यंत्र को लगाया जा रहा है उनमें सारण, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधेपुरा, पूर्णिया, पटना और मुंगेर शामिल है। मालूम हो कि इस सेंसर और यंत्र के लग जाने से भूकंप के हल्के झटके को भी महसूस किया जा सकता है। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी सत्याग्रह स्मारक के बारे में। महात्मा गांधी सत्याग्रह स्मारक मोतिहारी का एक प्रमुख स्थल है। यह स्थल मुख्य शहर में स्थित है। यहाँ पर आपको एक स्मारक देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर महात्मा गांधी जी से संबंधित बहुत सारी वस्तुओं का प्रदर्शन किया गया है। यहाँ पर आपको लाल पत्थर और मार्बल से बना हुआ एक स्मारक देखने के लिए मिलता है, जिसमें गांधी जी की तस्वीरें और बहुत सारे विचार लिखे गए हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी जानकारी मिलती है। यहाँ पर छोटा सा पार्क बना हुआ है, जहाँ पर आप बहुत सारी एक्टिविटी कर सकते हैं। पार्क को अच्छी तरह से मेंटेन करके रखा गया है। यहाँ पर झूले हैं जो बच्चों को बहुत आनंद देते हैं। यहाँ पर बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी के स्टैचू भी देखने के लिए मिलते हैं। स्मारक को सत्याग्रह स्मारक के नाम से भी जाना जाता है। यह पूर्वी चंपारण में घूमने लायक जगह है। इस दिन बिहार आएंगे हिमेश रेशमिया। बिहार के गोपालगंज में स्थानीय प्रखंड के होम गार्ड मैदान में 15 और 16 अप्रैल को होने वाले थावे महोत्सव को लेकर बॉलीवुड एक्टर व सिंगर हिमेश रेशमिया बिहार आ रहे हैं। बता दें कि इस कार्यक्रम में वह अपने सुरों का जादू बिखेरते नजर आएंगे। इसके अलावा इस कार्यक्रम में कई अन्य कलाकार भी अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेरते नजर आएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक तैयारी अंतिम चरण में है। वहीं डीएम डॉक्टर नवल किशोर के द्वारा हो रही तैयारियों का जायजा लेने के लिए स्थल निरीक्षण भी किया गया और साथ ही कई निर्देश भी दिए गए हैं। बता दें कि इस 2 दिवसीय महोत्सव में 15 अप्रैल को महोत्सव
महोत्सव का उद्घाटन दीप प्रज्वलन करके किया जाएगा और फिर शंखनाद होने के बाद माधव राठौर और ग्रुप बालिका समूह, गायक निशाद अहमद, अमरजीत जयकार, रविंद्र जॉनी और गायिका प्रियंका सिंह के द्वारा अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद दूसरे दिन यानी कि 16 अप्रैल को गुलशन बाबड़ा, अमोलिका, उषा कुमारी, लवन्या राज, रविंद्र जॉनी और विनोद कुमार जैसे कलाकारों के द्वारा अपनी प्रतिभा दिखाई जाएगी। वहीं साल के थावे का महोत्सव हिमेश रेशमिया की प्रस्तुति के साथ खत्म होगा। सभी दिव्यांग बच्चों को मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ। राज्य के वैसे दिव्यांग बच्चे जिनकी उम्र 18 वर्ष तक है, उन्हें सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके, इसके लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि इस अभियान के तहत राज्य के 18 वर्ष तक के दिव्यांग बच्चों को 25 मई तक पहचान कर लिया जाएगा और फिर उन्हें 15 जून तक दिव्यांगता प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा। बता दें कि इसके साथ ही राज्य सरकार के द्वारा दिव्यांग बच्चों को आधार कार्ड से भी जोड़ने की योजना बनाई जा रही है, जिसके तहत 30 जून तक इनका आधार कार्ड बनवाने का काम भी कर लिया जाएगा। हालांकि इससे पहले 25 मार्च से 25 मई तक उनकी आवश्यकताओं का आकलन किया जा रहा है। फिर 16 जून से 30 जून तक इन्हें सहायक उपकरण और शैक्षणिक उपकरण उपलब्ध कराने के साथ ही शैक्षणिक सामग्री मिलेगी। मालूम हो कि इन सब में सबसे अहम दिव्यांग पेंशन देने की योजना है। बिहार में गर्मी को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बिहार में भयानक गर्मी का दौर जारी हो गया है, साथ ही अब सूरज की किरणें अपने चरम पर पहुंच रही है। इसका सीधा असर अधिकतम तापमान में नजर आ रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार बिहार के कुछ इलाकों में अगले 3 से 4 दिनों तक लू चलने की संभावना है। ऐसे में बिहार में लोगों को प्रचंड गर्मी के लिए तैयार रहना चाहिए। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक आज यानी कि शनिवार को जमुई और बांका, रविवार यानी कि कल को राज्य के पूर्व और दक्षिण मध्य इलाकों में लू का अलर्ट जारी है। वहीं दूसरी तरफ सोमवार यानी कि 17 अप्रैल को दक्षिणी इलाकों में लू की स्थिति को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा पटना मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक आशीष कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि 20 अप्रैल तक राज्य में हीट वेव की स्थिति रहने की संभावना है। बिहार शिक्षक नियमावली पर बोले शिक्षा मंत्री। नीतीश सरकार के खिलाफ नई नियमावली पर टीईटी और एसटीईटी को लेकर अभ्यर्थियों द्वारा लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अभ्यर्थी इस नई नियमावली को लेकर लगातार कई सवाल सरकार के सामने उठा रहे हैं। अब इस मामले को लेकर शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का बयान सामने आया है। दरअसल शुक्रवार को उन्होंने कहा कि बिहार को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देनी थी। यह बिहार के शिल्पकार नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का संकल्प है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए ही बिहार में यह पहल की गई है। यह उचित नहीं कि इसमें कोई खोट निकाले। बिहार के गांव में अब नहीं होगा ब्रेकडाउन। बहुत जल्द ही बिहार के गांव में ब्रेकडाउन और लो वोल्टेज की शिकायत दूर होने वाली है। दरअसल बिजली कंपनी के द्वारा इन शिकायतों को दूर करने के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए कई नए सब स्टेशन और ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण करवाया जा रहा है। बता दें कि नए सब स्टेशन और ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण को लेकर करीब 235 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिजली कंपनी के द्वारा नॉर्थ बिहार के बेगूसराय, बरौनी और दलसिंह सराय में 27 किलोमीटर नई ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जाएगी। इसके लिए 5.90 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। तेजस्वी ने केंद्र सरकार पर जमकर साधा निशाना। बीजेपी पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ईडी और सीबीआई की कार्यवाही को लेकर लगातार हमलावर है। तेजस्वी यादव ने जमकर बीजेपी पर हमला बोलने वाला वीडियो शुक्रवार को ट्विटर पर भी जारी किया गया, जहां लालू यादव संघर्ष करते रहे लेकिन कभी झुके नहीं वाली बात तेजस्वी यादव द्वारा कही गई है। उन्होंने कहा कि मेरे पिता सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ लड़ते रहे तो उनका बेटा भी झुकने को तैयार नहीं है, लड़ाई लड़ते रहेंगे। उनके द्वारा कहा गया कि ये लोकतंत्र को ही खत्म कर देना चाहते हैं, देश के संविधान को खत्म कर देना चाहते हैं। मुद्दे की बात नहीं हो रही है। हम लोग पढ़ाई, दवाई, कमाई और सिंचाई की बात कर रहे हैं तो बीजेपी क्या बात कर रही है। बिहार के विकास को लेकर भाजपा नेता का बड़ा दावा। बिहार के विकास को लेकर पूर्व कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार के द्वारा कहा गया है कि केंद्र सरकार की ओर से बिहार को 10,000 करोड़ दिए जाने की घोषणा को विकास परक बताया गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के द्वारा विकास के मसले को एक नजरिए से देखती है और बिहार के विकास के लिए हर संभव कदम उठाती आ रही है। केंद्र सरकार की ओर से बिहार को विशेष सहायता योजना के तहत बिहार में सड़क, पुल, भवन और यूनिटी मूल के निर्माण के लिए राशि दिया गया, जिसे मार्च 2024 तक खर्च करना है। उन्होंने बताया कि बिहार को मिलने वाला यह धन ब्याज मुक्त है, इसलिए इससे बिहार को लंबे समय तक काफी लाभ मिलेगा। विशेष सहायता योजना के तहत 10,000 करोड़ एक बड़ी राशि है। इससे बिहार के विकास में पंखे लगेंगे। सीएम नीतीश के दिल्ली दौरे के बाद पार्टी ऑफिस के बाहर लगा पीएम बनाने के नारे।
2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बीजेपी के खिलाफ विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने को लेकर दिल्ली में सकारात्मक बातचीत के बाद लौटने पर कार्यकर्ताओं में नई जान भर आई है। बता दें कि अब जेडीयू कार्यकर्ता हर हाल में चाहते हैं कि सीएम नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने और यह बात तब सामने आई जब बीते दिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर जेडीयू कार्यालय में आयोजित हुए समारोह में शामिल होने के लिए नीतीश कुमार जेडीयू दफ्तर पहुंचे थे। दरअसल उनके दफ्तर पहुंचने के बाद कार्यकर्ताओं के द्वारा नीतीश कुमार का गर्मजोशी के साथ गुलाब के फूलों से उनका स्वागत किया गया। इसके साथ ही सभी कार्यकर्ताओं ने जेडीयू ऑफिस के बाहर नारा भी लगाया कि देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि 2024 के चुनाव में विपक्षी एकजुटता को लेकर वे पूरे देश का दौरा करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें पीएम नहीं बनना है, वे सिर्फ विपक्ष को एकजुट करने की भूमिका निभाएंगे। सहनी ने बताया वीआईपी किसके साथ और कब करेगी गठबंधन। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई है। इसी कड़ी में मुकेश सहनी भी अपनी पार्टी वीआईपी को और अधिक मजबूत बनाने की कवायद में जुड़े हैं। बता दें कि सासाराम में पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे मुकेश सहनी के द्वारा मीडिया से बातचीत करते हुए बताया गया कि उनकी पार्टी वीआईपी कब और किस दल के साथ गठबंधन करेगी। उन्होंने कहा कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में वीआईपी किसके साथ गठबंधन करेगी उस पर अभी फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन नवम्बर तक यह स्पष्ट कर दिया जाएगा कि उनकी पार्टी किसके साथ जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर कार्यकर्ता को लगता है कि भाजपा की सरकार बेहतर कार्य कर रही है तो उनकी पार्टी उनके साथ जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुकेश सहनी अपनी पार्टी को अधिक मजबूत बनाने के लिए नवंबर महीने तक बिहार, झारखंड समेत उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों का दौरा करेंगे। आरक्षण बाबा साहेब और महात्मा गांधी की देन, इसे कोई छू भी नहीं सकता। सुशील कुमार मोदी द्वारा कहा गया है कि बाबा साहेब आम्बेडकर और गांधी जी की ही देन आरक्षण है। संसद और विधान मंडलों में आरक्षण, इसे कोई भी छीन नहीं सकता है। सुशील मोदी ने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो यह 100 सालों तक लागू रहेगा। जब तक समाज में असमानता रहेगी तब तक आरक्षण रहेगा, इसकी कोई समय सीमा तय नहीं की जा सकती है। अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने यह भी कहा कि बाबा साहेब को जिस कांग्रेस ने लगातार अपमानित किया, उसी की गोद में बैठकर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद देश पर राज करने के सपने देख रहे हैं। राबड़ी सरकार की बात करते हुए उन्होंने कहा कि साल 2001 में राबड़ी सरकार ने पंचायत और निकायों में एकल पदों पर दलित को आरक्षण दिए बिना ही चुनाव करा लिए थे। आज है आईपीएल का डबल हेडर। आईपीएल 2023 में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला में बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने होंगे दिल्ली कैपिटल्स। वहीं दूसरे मुकाबले में लखनऊ और पंजाब की टीमें आमने सामने होंगी। आरसीबी और दिल्ली दोनों अपना पिछला मुकाबला हार कर आ रही हैं। आरसीबी को बेहद रोमांचक मुकाबले में लखनऊ ने हराया था, जबकि दिल्ली की टीम को मुंबई ने हराया था। दिल्ली की टीम पॉइंट्स टेबल में आखिरी पायदान पर खड़ी है। उन्हें खेले गए 4 मैचों में अभी तक एक में भी जीत नसीब नहीं हुई है। देखना होगा कि आरसीबी के खिलाफ मुकाबले में उन्हें जीत मिलती है या नहीं। आरसीबी वर्सेस डीसी हेड टू हेड आंकड़ों को देखें तो बेंगलुरु का पलड़ा भारी है। दोनों टीमें अभी तक 27 बार आमने सामने आ चुकी है, जिसमें 16 बार बेंगलुरु ने जीत दर्ज की है, जबकि 10 बार दिल्ली ने बाजी मारी है। एक मैच बेनतीजा रहा। आरसीबी बनाम दिल्ली मुकाबला शाम 3:30 बजे से शुरू हो जाएगा। वहीं आज के दूसरे मुकाबले की बात करें तो लखनऊ के इकाना स्टेडियम में लखनऊ का सामना पंजाब की टीम से होगा। लखनऊ के हौसले बुलंद है, वो आरसीबी को एक हाई स्कोरिंग मैच में हराकर आ रही है। वहीं पंजाब की बात करें तो उन्हें अपने पिछले मुकाबले में गुजरात के हाथों हार मिली है। पंजाब की गेंदबाजी बेहद मजबूत है, इसलिए बेहद दिलचस्प मुकाबले की पूरी उम्मीद है। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में रायगढ़ किले में शिवाजी उत्सव का उद्घाटन किया। डायबिटीज से पीड़ित लोगों के लिए 1923 में इंसुलिन बाजार में उपलब्ध हुआ। हिमाचल प्रदेश राज्य की स्थापना 1948 में आज ही के दिन हुई। भारत सहित 109 देशों द्वारा 1994 में गैट समझौते की स्वीकृति हुई। राजीव गांधी हत्याकांड से जुड़े लिट्टे उग्रवादी वी मुरलीधरन को 2004 में कोलंबो में हत्या की गई। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक का 1469 में जन्म हुआ। 1563 में सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव का जन्म हुआ। 1865 में खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्यकार अयोध्या सिंह उपाध्याय का जन्म हुआ। 1972 में बॉलीवुड अभिनेत्री, क्रिकेट ग्लैमर और फैशन की मूर्ति मंदिरा बेदी का जन्म हुआ। 1940 में भारत के प्रसिद्ध सारंगी वादक और शास्त्रीय गायक सुल्तान खान का जन्म हुआ। आज के दिन को रेल सप्ताह और फायर सर्विस सप्ताह के रूप में भी मनाया जाता है। बालखंड में आज हम
बात करेंगे कर्मचारी चयन आयोग के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे कर्मचारी चयन आयोग के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि एक ट्विटर खाता @SSC ऑफिशियल कर्मचारी चयन आयोग SSC के आधिकारिक ट्विटर हैंडल होने का दावा कर रहा है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि अकाउंट फर्जी है, यह SSC का ट्विटर अकाउंट नहीं है। आधिकारिक जानकारी के लिए SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं। हैकर से सुरक्षित रखेंगे व्हाट्सएप के ये नए फीचर्स। व्हाट्सएप फेसबुक पेरेंट कंपनी मेटा का इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है जो प्लेटफॉर्म की प्राइवेसी और सुरक्षा का दावा करता है। यह यूजर्स को एंड टू एंड इंक्रिप्शन, 2 स्टेप वेरिफिकेशन और बायोमेट्रिक सुरक्षा जैसी सुविधाएं देता है। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए कंपनी ने अब गोपनीयता को बेहतर बनाने और संदेशों पर अधिक नियंत्रण देने के उद्देश्य से 3 नई सुरक्षा सुविधाओं की घोषणा की है। इन 3 सुविधाओं में व्हाट्सएप ने अकाउंट प्रोटेक्ट, डिवाइस वेरिफिकेशन और ऑटोमेटिक सिक्योरिटी कोड की घोषणा की है। बता दें कि सुरक्षा विशेषताएं आने वाले महीनों में जोड़ी जाएंगी। कंपनी का कहना है कि ये वो 3 तरीके हैं जिनसे हम आपके खाते को सुरक्षित करने में मदद कर रहे हैं। सोने की कीमत ने बनाया रिकॉर्ड। शादी के सीजन के शुरुआत होने में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में सोने की कीमत ने अपना नया रिकॉर्ड बना लिया है। बता दें कि HDFC सिक्योरिटीज के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस मजबूत ग्लोबल डिमांड के बीच दिल्ली के सर्राफा बाजार में बीते दिन सोने की कीमत में 480 रुपए की उछाल आई है और अब सोने की कीमत उछलकर 61,300 से बढ़कर 61,780 रुपए प्रति 10 ग्राम के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी की कीमत में भी 410 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जिसके साथ अब चांदी की कीमत 77,850 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। लेकिन अगर इन सब के बीच अगर हम बिहार की राजधानी पटना में सोने और चांदी की कीमत को देखें तो पटना में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 56,140 रुपए है। वहीं 24 कैरेट सोने की कीमत 61,850 रुपए है। इसके अलावा पटना में चांदी की कीमत 79,600 रुपए प्रति किलोग्राम है। बीते दिन हमारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है शंकर मुखिया, मनीष कुमार पाल, कुश कुमार यादव, मृत्युंजय कुमार, अन्नू गोलू कुमार, मधुलता, रामनबी मांझी, अनुज कुमार यश, पुरुषोत्तम कुमार, मोहम्मद सकीर हुसैन, अमर कुमार, नरेश राम, विकास गुप्ता, मंटू कुमार, अनवर करीम खान। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, गर्मी में आप अपने स्वास्थ्य का कैसे ख्याल रख रहे हैं? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेसबुक से देख रहे हो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।